हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक चल रहा है परिवहन अध्याय 4। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले जल परिवहन के बारे में, वाटर वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। जल परिवहन सबसे सस्ता और सुलभ साधन है। जल मार्ग नदियों, झीलों, नहरों और समुद्रों से होकर जाते हैं। नौकाएं, स्टीमर, जलपोत आदि जल परिवहन के प्रमुख साधन हैं। सस्ते और भारी पदार्थ, कोयला, लौह अयस्क, लौह इस्पात, सीमेंट, अनाज आदि को ढोने के लिए जलयानों का प्रयोग किया जाता है। नदियों और झीलों में जल की गहराई और मात्रा के अनुसार नौकाएं तथा छोटे बड़े जो जलपोत हैं ये चलते हैं। जल परिवहन का जो वर्गीकरण है, इनको दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: आंतरिक जलमार्ग और सामुद्रिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग के बारे में अगर बात करें तो नदियों, आंतरिक जलमार्ग के अंतर्गत इंटरनल वाटरवेज के अंतर्गत नदियां, झील, नहरों का प्रयोग करने वाले जलमार्गों को आंतरिक जलमार्ग कहते हैं। यह महाद्वीपीय या स्थलीय भागों में स्थित नदियों तथा झीलों से होकर जाते हैं। इसके लिए वे नदियां और झीलें उपयुक्त होती हैं जिनमें पर्याप्त जल और गहराई के साथ ही कम ढाल पाया जाता है। नदियों के मार्ग में तीव्र ढाल या जल प्रपात की उपस्थिति जल परिवहन में अवरोधक होती है। नदियों में रेत आदि के निक्षेप भी जल परिवहन में बाधा उत्पन्न करते हैं। जो नदियां या झीलें ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है अथवा शीत ऋतु में जम जाती है, उनमें केवल मौसमी परिवहन ही संभव हो पाता है। विश्व के जिन भागों में पर्याप्त जल प्रवाह वाली बड़ी बड़ी नदियां पाई जाती हैं, उनका उपयोग जल परिवहन के लिए किया जाता है। विश्व में आंतरिक जलमार्गों के जो प्रमुख प्रदेश हैं, जैसे उत्तरी यूरोपीय मैदान जो है, इसके प्रमुख नदियां कौन कौन से हैं? राइन है, सीन है, म्यूज है, एल्ब है, वीजर है, ओडर है। पूर्व सोवियत संघ के प्रमुख नदियां हैं नीपर, निस्टर, डान, वोल्गा, ओब, एनेसी और लीना। संयुक्त राज्य अमेरिका के मैदान के प्रमुख नदियां हैं मिसिसिपी, मिसौरी, ओहियो। और मानसून एशिया, अमेजन और कांगो बेसिन के जो प्रमुख नदियां हैं, हांगहो है, यांगसी है, सिक्यांग है, गंगा, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा है और गोदावरी है। देखिए, समुद्री मार्ग को आप देख सकते हैं, इसका जाल किस तरह से फैला हुआ है। मैप को एक बार देखिए। ठीक है, ये सभी जो है ये समुद्री जलमार्ग हैं, ये एरिया। ठीक है, जो आप देख सकते हैं किस तरह से फैला हुआ है। तो आप इसको एक बार एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, ये पनामा मार्ग है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ये उत्तरी अटलांटिक मार्ग है। और ये आपका इधर स्वेज नहर है, ये स्वेज मार्ग है। ये यहाँ पर पोर्ट सईद है। ये आपका अदन है, ये कराची है। ठीक है, इधर मुंबई है, ये वाला एरिया। तो आप देख सकते हैं। देखिए, अगर बात करें तो नेक्स्ट है यूरोप के आंतरिक जलमार्ग। यूरोप के आंतरिक जलमार्ग, आंतरिक जलमार्गों के दृष्टि से यूरोप की स्थिति उत्तम है। उत्तर पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर में मिलने वाली अनेक नदियां देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा को प्रदान करती है। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली राइन, सीन और पो नदियां, दक्षिण की ओर बहने वाली डैन्यूब, डॉन, नीपर तथा निस्टर नदियों और कैस्पियन सागर में गिरने वाली वोल्गा नदी के निचले भागों का प्रयोग जल परिवहन के लिए किया जाता है। पश्चिमी यूरोप के कुछ देश जैसे जर्मनी, फ्रांस व स्पेन आदि में जल परिवहन के लिए नहरों का भी निर्माण किया जाता है। यूरोप की प्रमुख नदियां तथा उन्हें जोड़ने वाली नदियां विश्व के सर्वाधिक विकसित आंतरिक जलमार्ग है। मध्यवर्ती उच्च भागों से उत्तरी सागर में गिरने वाली नदियां जैसे सीन, राइन, एल्ब आदि अपेक्षाकृत मंद ढाल वाले, सघन, आबाद तथा अत्यधिक उच्च औद्योगिकीकरण वाले मैदानों से होकर बहती है। यहाँ का सबसे प्रमुख जलमार्ग राइन नदी का जलमार्ग है। देखिए, ये जो है राइन जलमार्ग है, ये वाला जो मार्ग है, आप इसको एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा। रॉटरडम, इसके बाद ये जो यहां तक आता है, ये आपका स्विट्जरलैंड, ये वाला एरिया, ये बेसल है, ये फेरीबर्ग है, यहाँ पे राइन नदी है। ये वाला जो एरिया ये मैंज है। ठीक है, यहाँ पे स्टुगार्ट है, ये नेकर नदी है, ये वाला। तो एक बार आप एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। राइन जलमार्ग के बारे में अगर बात करें तो राइन नदी यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहलाती है। राइन नदी यूरोपीय व्यापार के लिए ये जीवन रेखा है, लाइफलाइन है। यह विश्व का सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्ग है। इस नदी का प्रवाह बेसिन
याद रखिएगा, प्रवाह बेसिन यूरोप के हृदय स्थल यानी स्विट्जरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड और फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, लिंचेस्टाइन, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, इस यहां तक जो है ये विस्तृत है। इसके बाद पूर्व सोवियत संघ के आंतरिक जलमार्ग। तो देखिए, पूर्व सोवियत संघ के जो आंतरिक जलमार्ग है, पूर्व सोवियत संघ में आंतरिक जलमार्गों का एक विशाल तंत्र पाया जाता है। रूस के एशियाई भाग में रूस के कुल ढोए जाने वाले भार का 10% विद्यमान है। उत्तरी साइबेरिया की नदियां उत्तर की ओर हिमाच्छादित आर्कटिक सागर में प्रवाहित होती है। उनके निचले भाग लगभग 8 से 9 महीने तक हिमाच्छादित रहते हैं। अगर बात करें तो बसंत ऋतु में याद रखिएगा, बसंत ऋतु में जब ऊपरी भागों की हिम पिघल जाती है, बर्फ पिघलने लगता है, तब ये दलदल में परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए ये नदियां परिवहन के लिए महत्वहीन है, इनका कोई महत्व नहीं है क्योंकि दलदल हो जाते हैं। उत्तर पश्चिमी रूस, यहाँ पे अनेक नदियां और नहरें जैसे बाल्टिक श्वेत सागर नहर, वोल्गा बाल्टिक नहर और मास्को वोल्गा नहर देश के जलीय परिवहन का 30% भाग वहन करती है। इनमें जो है माल का परिवहन मौसमी होता है क्योंकि वर्ष में 5 माह तक ये जल राशियां हिमाच्छादित रहती हैं, यानी बर्फ से ढकी रहती हैं। रूस की दक्षिणी नदियां डान, डोनेट्स, निपर, बग आदि जल परिवहन का लगभग 10% वहन करती है। ओल्गा नदी तंत्र रूस के आंतरिक जलीय परिवहन का आधे से अधिक भाग वहन करती है। ओल्गा यूरोपीय रूस की विशालतम नदी है जो 11,200 किलोमीटर लंबा जलमार्ग उपलब्ध कराती है। इसे वोल्गा मास्को नहर के द्वारा मास्को क्षेत्र तथा वोल्गा डान नहर के द्वारा जो है काला सागर यानी थल से घिरा हुआ सागर से जोड़ दिया गया है। वोल्गा नदी पर निर्मित विशाल बांधों के कारण अनेक विशालकाय जलाशय जो है बन गए हैं, जो इनके प्रवाह को नियमित रखकर इसकी भार वहन क्षमता में वृद्धि करते हैं। तो ये अगर बात करें, अच्छा यहाँ पे आप जो है वोल्गा जलमार्ग को आप देख सकते हैं, इसका किस तरह से जो है मार्ग है, इस तरह से आप इस मार्ग को एक बार इंडिकेट कर लीजिएगा। देखिए, तटीय व्यापार काला सागर ये रहा, काला सागर, बाल्टिक सागर, ठीक है। इसके बाद श्वेत सागर, बेरेंट्स सागर, कारा सागर, यहां तक ये सीमित है। रूस का तट मतलब कि जो तट आंतरिक व्यापार है महासागरीय तट के बीच बीच में हिम युक्त क्षेत्रों में सीमित है। रूस के प्रशांत महासागरीय पतन प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों से दूरी और वर्ष के अधिकांश भाग में हिमाच्छादन के कारण बाधित होती है, इनमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं। देखिए, आर्कटिक तट पर केवल मरमस्क ही एकमात्र हिम युक्त पतन है। बाल्टिक सागर के तटीय पतन ही सीधे जो है अटलांटिक महासागर तक रूस को सुगमता प्रदान करते हैं। कैस्पियन सागर एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, किंतु इसका उत्तरी भाग छिछला होने के कारण इसमें नौ संचालन सीमित रहता है। उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग के बारे में अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका के लगभग सभी जलमार्ग याद रखिएगा 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में स्थित है। कहां पर? 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित बृहत झीलों में जल परिवहन की पूर्ण सुविधा है। सुपीरियर, मिशिगन, हिरोन और ईरी झील से होकर सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने तक जलपोतों के आवागमन के लिए यह प्रमुख व्यापारिक मार्ग है। मिसिसिपी, मिसौरी और ओहियो नदियां भी नौगम्य है जो अनेक औद्योगिक नगरों को जोड़ती हैं। कनाडा में महान झील मार्ग के अतिरिक्त सस्केचुआन, मैकेंजी और ओटावा नदियों में भी जल परिवहन होता है, किंतु शीत ऋतु में हिमाच्छादन के कारण बर्फ जम जाने के कारण इनमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है। देखिए, सैक्रामेंटो, कोलंबिया, यूकॉन और मैकेंजी नदियां इसकी अपवाद हैं जिनका सीमित उपयोग होता है। इसका कारण यह है कि उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग की अधिकांश नदियां आंतरिक झीलों में गिरती है। वर्ष के अधिकांश समय में ये नदियां जमी रहती हैं तथा ऐसे समुद्रों में गिरती हैं जो व्यापार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक जो जल मार्ग हैं महासागर के गहरे पश्च जल हैं, महान झीलें जिससे ग्रेट लेक्स है, आंतरिक नदियां और नहरें हैं। जैसे पहला है ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। उत्तरी अमेरिका में स्थित ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग 2400 किलोमीटर लंबा आंतरिक जलमार्ग है।
यह जलमार्ग जो है वर्ष में लगभग 4 महीनों तक हिमच्छादित रहता है। इसमें विशाल पोत भारी सामानों का परिवहन बहुत मतलब कि कम मूल्य पर करते हैं। दूसरा है सू नहर। यह नहर उत्तरी अमेरिका में सुप्रियर झील को ह्यूरॉन झील से जो है जोड़ती है। सू नहर किससे जोड़ती है? सुप्रियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है और इन झीलों के बीच में सेंट मेरी प्रपात जो है सेंट मेरी प्रपात स्थित है। इसके बाद वेलैंड नहर। ईरी और ओंटारियो झीलों को जोड़ने वाली इस नहर के बीच भाग में नियाग्रा प्रपात स्थित है। तो याद रखिएगा नियाग्रा। ईरी नहर जो है यह नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में ईरी और ह्यूरॉन झीलों को जोड़ती है। तो ईरी नहर किससे जोड़ती है? ईरी और ह्यूरॉन झीलों को आपस में जोड़ती है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए नेक्स्ट है निकारागुआ नहर। निकारागुआ नहर जो है ये निकारागुआ ने 22 दिसंबर 2014 को अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली अंतर महाद्वीपीय निकारागुआ नहर का निर्माण कार्य को आरंभ किया था। 2019 तक इस परियोजना के पूर्ण होने की संभावना है। यह नहर कैरिबियन सागर के वेनाडो द्वीप और प्रशांत महासागर के तट पर स्थित ब्रिंटो बंदरगाह के बीच निर्मित होगी, जिसकी लंबाई 278 किलोमीटर होगी। इस नहर को याद रखिएगा, इस नहर को निकारागुआ झील को तोड़कर बनाया जाना है, जो कि मध्य अमेरिका के ताजे जल का सबसे बड़ा स्रोत है। मिसिसिपी जलमार्ग जो है इसके अंतर्गत मिसिसिपी व इसकी सहायक ओहियो, इलिनायस तथा मिसौरी नदियां जो है सम्मिलित हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का विशालतम जलमार्ग है, जो पनामा नहर मार्ग से 3 गुना अधिक भार परिवहन करता है। यह जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसौरी तथा मिसिसिपी नदी क्रम मुहाने पर स्थित न्यू ऑरलियंस बंदरगाह से उत्तर में स्थित सेंट पॉल तक जो है आंतरिक परिवहन का मार्ग प्रस्तुत करता है। दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली मिसिसिपी नदी में मिनियापोलिस तथा बड़े स्टीमरों का आवागमन होता है। मैक्सिको की खाड़ी और मिसिसिपी के बीच के मार्ग को इलिनायस जलीय मार्ग कहा जाता है। मिसौरी नदी सेंट लुइस की खाड़ी के पास मिसिसिपी नदी में मिलती है। इसके अतिरिक्त मिसिसिपी की जो सहायक ओहियो नदी है, इसके द्वारा उत्तर पूर्व में पिट्सबर्ग तक जो है पहुंचाया जा सकता है, जहां से नहरों के द्वारा न्यूयॉर्क तक के लिए जलमार्ग है। इस प्रकार इन मार्गों से न्यूयॉर्क को महान झीलों से एवं छोटे स्टीमरों के द्वारा सुदूर दक्षिण में न्यू ऑरलियंस पतन तक नौगम्य मार्ग से जोड़ दिया गया है। एशिया के आंतरिक जो जलमार्ग है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एशिया के प्रमुख आंतरिक जलमार्ग चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित है। चीन तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में एशिया के प्रमुख आंतरिक जलमार्ग जो है स्थित है। ये जलमार्ग उन क्षेत्रों के लिए विशेष महत्वपूर्ण रखता है जहां रेलवे और सड़कों का अल्प विकास हुआ है। चीन में नौगम्य नदियों तथा नहरों की लंबाई अधिक है। चीन की प्रमुख नदियां उत्पादक क्षेत्रों से होकर पूरब की ओर बहती हैं। यांगसी नदी 4800 किलोमीटर लंबी है। इसके मार्ग में अनेक झीलें स्थित हैं। इसकी अनेक नौगम्य सहायक नदियां हैं। यह चीन का सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है। यांगसी बेसिन विशाल, उत्पादक और सघन आबादी वाला है। इसकी सहायक नदियां तथा नहर प्रणाली यानी ग्रांड नहर महासागर तट से मतलब निपो तक जो है 1600 किलोमीटर तक लंबी है। संघाई से नानकिंग तक इस नदी में वर्ष भर सालों भर बड़े समुद्री पोत चलते हैं। बड़े बड़े समुद्री जहाज चलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में ये पोत हैंकाउ तक पहुंच जाते हैं। ड्राफ्ट स्टीमर यानी छोटे पोत संघाई से चुंगकिंग तक 2400 किलोमीटर की दूरी तक चलते हैं। चीन की यांगसीकियांग नदी जर्मनी की राइन नदी के बाद विश्व का दूसरा सबसे व्यस्त और सर्वाधिक लंबा जलमार्ग है। इसकी समीपवर्ती झीलों पोयांग, टांगरिंग और टाई को नहरों से मिलाकर परिवहन कार्य किया जाता है। दक्षिणी चीन में बहने वाली सीकियांग नदी कैटन तथा हांगकांग बंदरगाहों तक परिवहन मार्ग उपलब्ध कराती है। दक्षिणी चीन में सीकियांग, हान और मान नदियां अपने छोटे बेसिनों में आंतरिक परिवहन की सुविधाएं प्रदान करती है, किंतु उत्तरी चीन में कोई बड़ा आंतरिक जलमार्ग नहीं है। दक्षिण पूर्वी एशिया में मिकांग, मिनाम और इरावदी नदियां भी महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग को उपलब्ध करवाती हैं, क्योंकि ये घने आबादी क्षेत्रों से होकर बहती हैं जहां आधुनिक सड़कें और रेल मार्ग कम विकसित है। इनका डेवलपमेंट कम हुआ है। इंडोनेशिया और फिलीपींस में अगर बात करें तो आंतरिक जल परिवहन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग अमेजन नदी के मुहाने से
मनौस तक भारी जलपोत तथा इकेटोस तक बड़े स्टीमर यानी 3680 किलोमीटर की दूरी तक चलते हैं। अमेजन और उसकी सहायक नदियां विशाल क्षेत्रों से परिवहन का एकमात्र साधन है। दक्षिणी ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे को परागना, पराग्वे और लाप्लाटा नदियों से जलमार्ग की जो है सुविधा प्राप्त होती है, जहां मुहाने से लगभग 1500 किलोमीटर अंदर तक जलपोत सुगमता से पहुंच जाते हैं। देखिए, मैग्डालिना नदी अभी भी जो है अधिकांशतः स्थानीय व्यापारिक माल का परिवहन करती है। ओरिनोको नदी के निचले भाग में आंतरिक जलमार्ग का पर्याप्त विकास हुआ है। पराग्वे नदी पश्चिमी ब्राजील तथा पराग्वे में परिवहन का प्रधान जलमार्ग है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अफ्रीका के आंतरिक जो जलमार्ग है, इसके बारे में अगर बात करें तो अफ्रीका में नील, कांगो, नाइजर आदि कई बड़ी नदियां हैं। नील नदी केवल अपने मुहाने पर ही नौगम्य है, किंतु नाइजर और कांगो नदियों के मुहाने से लेकर लगभग 1100 किलोमीटर के भाग तक जल परिवहन की सुविधा जो है उपलब्ध है। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका अभी भी मुख्यतः जल परिवहन पर निर्भर है। यहाँ की अधिकांश नदियां नौगम्य है, यानी नौकाओं के लिए, जलपोतों के लिए काफी सुलभ है, इनके लिए अनुकूल है। ठीक है, न्यासा, टांगानिका, विक्टोरिया, रुडोल्फ और अल्बर्टा झीलों में नियमित रूप से स्टीमर चलते हैं। कांगो नदी में मतादी तक समुद्री पोत चलते हैं और लियोपोल्ड विले के आगे कांगो और उसकी सहायक नदियां स्टीमर तथा छोटे पोतों के लिए 11,200 किलोमीटर की दूरी तक नौगम्य है। ठीक है, वेन्यू जलमार्ग 1600 किलोमीटर की दूरी तक नौगम्य है, किंतु नियमित रूप से परिवहन केवल निचले भाग में 800 किलोमीटर की दूरी तक होता है। नाइजर नदी के ऊपरी भाग में वास्प नौकाएं टिम्बकुट तक चलती है। नील नदी में भी बड़ी मात्रा में स्थानीय परिवहन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो केवल मरे तथा डार्लिंग नदियों के मुहाने से लगभग 1500 किलोमीटर आंतरिक भागों तक जलपोतों का आवागमन संभव है। अन्य नदियां नौगम्य नहीं है। इसके बाद सामुद्रिक जलमार्ग के बारे में अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं का परिवहन समुद्री मार्गों से ही होता है। समुद्र में जलपोतों के आवागमन के लिए किसी विशेष मार्ग की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बंदरगाहों और अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जलपोत सामान्यतः पूर्व निर्धारित मार्गों पर ही चलते हैं। निश्चित मार्ग पर चलने वाले समुद्री जहाजों को कार्गो लाइनर कहा जाता है। क्या? कार्गो लाइनर। इसके बाद अगर बात करें तो विश्व के प्रमुख सामुद्रिक जलमार्ग जो है, जैसे पहला है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, पश्चिमी यूरोप भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जलमार्ग, केप ऑफ गुड होप यानी उत्तर आशा अंतरिक्ष जलमार्ग, दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी अमेरिका का जो पूर्वी तटीय जो जलमार्ग है, यह भी समुद्रिक जलमार्ग है। प्रशांत महासागर, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय जलमार्ग, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी समुद्र तटीय जलमार्ग और प्रशांत महासागरीय जलमार्ग, कैरेबियन मैक्सिको खाड़ी जलमार्ग, सुएज नहर जलमार्ग और पनामा नहर जलमार्ग। याद रखिएगा। सबसे पहले अगर बात करें तो उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त समुद्रिक जलमार्ग है। बृहद ट्रंक मार्ग भी इसे कहा जाता है, बृहद ट्रंक मार्ग। यह यूरोप के पश्चिमी तट से उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को जोड़ता है। यह मार्ग वास्तविक बृहद मार्ग से कुछ दूर पर स्थित है, क्योंकि उत्तर की ओर उत्तर पूर्वी अमेरिका के समुद्र में प्रक्षेपित भाग ठंडी लैब्राडोर धारा और गर्म गल्फ स्ट्रीम धारा के मिलने से उत्पन्न कोहरे और दक्षिण की ओर बहने वाली हिमशिलाओं के कारण खतरे की अधिकांशता जो है मतलब की संभावना बनी रहती है। उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है, इस पर स्थित जो प्रमुख पतन है, जैसे उत्तरी अमेरिकी तट है, इसमें पहला है हैलिफैक्स, न्यू ऑर्लियंस, क्यूबेक, न्यूयॉर्क, बोस्टन, गिलवेस्टन, बाल्टीमोर, ह्यूस्टन, फिलाडेल्फिया और मॉन्ट्रियल। इस मार्ग के माध्यम से उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के विकसित देश जुड़े हुए हैं। इसीलिए इस मार्ग से जो है विश्व का सबसे ज्यादा माल को ढोया जाता है और विश्व के व्यापारिक जलयानों का 1/4 माल इसी मार्ग से जो है आता और जाता है। दूसरा है पश्चिमी यूरोप भूमध्य सागर हिंद महासागर जलमार्ग। पश्चिमी यूरोप भूमध्य सागर हिंद महासागर जलमार्ग जो है, यह जलमार्ग अटलांटिक महासागर के यूरोपीय तट से भूमध्य सागर, सुएज नहर, लाल सागर और हिंद महासागर के द्वारा पश्चिमी यूरोप के विकसित देशों जैसे मध्य पूर्व और पूर्व अफ्रीकी, दक्षिणी और पूर्वी एशिया के विकासशील देशों और ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड को जोड़ता है।
व्यापारिक दृष्टि से उत्तरी अटलांटिक मार्ग के पश्चात यह सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। यह मार्ग विश्व के मध्य भाग से होकर गुजरता है, इसीलिए अन्य मार्गों की अपेक्षा यह मार्ग अधिक देशों को व्यापारिक मार्ग उपलब्ध करवाता है। पश्चिमी यूरोप, भूमध्य सागर, हिंद महासागर जलमार्ग के प्रमुख पतन सेंट पीटर्सबर्ग है, हैम्बर्ग है, एम्स्टर्डम है, रॉटरडम है, लंदन है, साउथहैम्पटन है, लिवरपूल है, ली हावरे है, लिस्बन है, मार्सेलिस है, जेनेवा है, रोम है, नेपल्स है, ओडेसा है, पोर्ट सईद है, अदन, मुंबई, एडिलेड, डरबन, हांगकांग, सिडनी, कोलंबो, इसके बाद पोर्ट सईद, सिंगापुर, मंबासा, अदन, पर्थ और जंजीबार है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो यूरोप से यह मार्ग स्वेज नहर से होता हुआ सुदूर पूरब की ओर जाता है। लाल सागर को पार करने के बाद यह दो शाखाओं में बढ़ जाता है। यह मार्ग अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर स्थित, याद रखिएगा, डरबन बंदरगाह तक जाता है और दूसरा फारस के खाड़ी से लगे हुए देशों और पूर्वी एशिया के देशों को जाता है। नेक्स्ट है केप ऑफ गुड होप, उत्मासा अंतरिक्ष जलमार्ग। इस जलमार्ग के द्वारा पश्चिमी यूरोप और पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी तथा दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया संबंधित है इस जलमार्ग से, केप ऑफ गुड जलमार्ग से। ठीक है, यह मार्ग अपेक्षाकृत सस्ता पड़ता है, चीफ है, और जहाजों को स्वेज मार्ग का भारी शुल्क नहीं चुकाना पड़ता है, कर के रूप में इसे कम चुकाना करना पड़ता है, किंतु अधिक समय लगने के कारण इस मार्ग का प्रयोग कम होता है। वर्तमान में भी इस जलमार्ग के द्वारा पश्चिमी अफ्रीकी देश जैसे दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से व्यापार किया जाता है। पश्चिमी अफ्रीका के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण यूरोपीय जहाज सीधे उत्मासा अंतरिक्ष पर स्थित कैपटाउन बंदरगाह पर रुकते हैं और यहां से जहाज एडिलेड, मेलबर्न और सिडनी तथा ब्रिस्बेन को जाते हैं। इस जलमार्ग के प्रमुख पतन केप टाउन, पोर्ट एलिजाबेथ, एडिलेड, मेलबर्न और सिडनी है। दक्षिणी अटलांटिक तथा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटीय जलमार्ग जो है, यह जलमार्ग पश्चिमी द्वीप समूह और दक्षिणी अमेरिकी देश ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना को पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के अटलांटिक तटीय देशों से जोड़ता है। यूरोप से आने वाला जलपोत मेडीरा और केप वर्डे द्वीपों के आगे ब्राजील तक दीर्घवृत्तीय मार्ग का अनुसरण करते हैं, जबकि उत्तरी अमेरिका के जलयान ब्राजील तक सीधे मार्ग का अनुसरण करते हैं। दक्षिणी पैटागोनिया यहां से अमेजन के मुहाने तक तटीय परिवहन बड़ी मात्रा में होता है। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित देशों के विकसित होने के कारण यह जलमार्ग अपेक्षाकृत जो है कम महत्वपूर्ण माना जाता है। इस जलमार्ग के प्रमुख जो पतन है, रियो डी जेनेरियो है, सैंटोस है, मोंटेवीडियो है, किंगस्टन है, हवाना है, वेराकूज है, टेम्पको है, वाहिया है और ब्यूनस आयर्स है। इसके बाद प्रशांत महासागर, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय जलमार्ग। पनामा नहर के निर्माण से दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटीय देश तथा यूरोप के बीच सामुद्रिक परिवहन सुलभ हो पाया है। मैगलेन जल संयोजी मार्ग से होकर जाने में पनामा नहर से जाने की अपेक्षा दोगुनी दूरी को जो है तय करनी पड़ती है। इसके बाद पनामा नहर के निर्माण से विश्व के अन्य भागों जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटों से भी सामुद्रिक परिवहन में विशेष सुविधा जो है हो गई है, याद रखिएगा। इसके बाद उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी समुद्र तटीय मार्ग, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पनामा नहर के निर्माण से उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट से पूर्वी तट तथा यूरोप के बीच परिवहन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पश्चिमी समुद्री तटीय मार्ग पनामा से अलास्का तक जाता है। सातवां प्रशांत महासागर जलमार्ग। यद्यपि देखिए, प्रशांत महासागर विशालतम महासागर है जो पृथ्वी के धरातल के 1/3 क्षेत्र पर फैला हुआ है, परंतु सामुद्रिक व्यापार में इसका महत्व अपेक्षाकृत काफी कम है। इसके लिए दो कारक उत्तरदायी हैं। पहला, विश्व के दो महान औद्योगिक प्रदेश उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप अटलांटिक महासागर के तटों पर स्थित है। दूसरा जो कारक है जो उत्तरदायी है, यह प्रशांत महासागर में व्यापारिक महत्व के द्वीपों की संख्या कम है। वर्तमान में अगर बात करें तो यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। इसकी उन्नति का मुख्य कारण पनामा नहर का निर्माण, जापानी बंदरगाहों का विदेशी व्यापार के लिए खुलना और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा अलास्का, हवाई और फिलीपींस द्वीपों को अपने संरक्षण में लेना है। पनामा नहर के खुल जाने से प्रशांत महासागर के अनेक जलमार्गों का पुनर्विन्यास हो गया है और इसका मुख्य मार्ग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी किनारों को पूर्वी एशिया से जोड़ता है। इसका अतिरिक्त यह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को भी अमेरिका से जोड़ता है। जापान, दक्षिण कोरिया और चीन की औद्योगिक उन्नति से इसका महत्व और भी बढ़ गया है।
देखिए, ब्लांक मार्ग पर एशिया के मुख्य बंदरगाह याकोहामा, पुसान, संघाई, हांगकांग, मनीला स्थित है और अमेरिका के पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर और लॉस एंजलिस तथा मतलब कि प्रिंस रूपर्ट बंदरगाह जो है शहर में स्थित है। इस नहर मार्ग के ये जो नहर मार्ग है इसके कारण दक्षिणी प्रशांत महासागर में मैगलेन जल संयोजी मार्ग पर जो है ट्रैफिक समाप्त हो गया। पूर्वी उत्तरी अमेरिका और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के बीच, यूरोप और न्यूजीलैंड के मध्य तथा उत्तरी दक्षिणी अमेरिका तथा न्यूजीलैंड के मध्य होने वाला समस्त व्यापार न्यूजीलैंड पनामा मार्ग के द्वारा होता है। इसके बाद प्रशांत पारीय मार्गों का प्रमुख केंद्र होनोलुलु है। यहां से कार्गो पोत फिलीपींस, इंडोनेशिया, हांगकांग तथा जापान को जो है जाते हैं, याद रखिएगा। इस जलमार्ग पर विस्तृत जो प्रमुख पतन है जैसे सैन फ्रांसिस्को है, मनीला है, लॉस एंजलिस है, याकोहामा है, सिएटल है, ऑकलैंड है, वैंकूवर और ब्रेलिंगटन है। इसके बाद आठवां है, अगर आठवां बात करें तो याद रखिएगा, आठवां है कैरिबियन मैक्सिको खाड़ी तटीय मार्ग। क्या है तो कैरिबियन मैक्सिको खाड़ी तटीय मार्ग। इस मार्ग में पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य अमेरिका तथा कैरिबियन देशों के बीच परिवहन करने वाले जलपोत चलते हैं। ब्रिटेन, हॉलैंड आदि देशों के पोत भी इसी मार्ग पर चलते हैं। इस जलमार्ग के प्रमुख पतन है न्यू ऑरलियंस, ग्लेवेस्टन, ह्यूस्टन, मॉरिसविले, एस्पेरूजापाइंट, कोलोन, किंगस्टन आदि, लंदन, साउथहैम्पटन, एम्स्टर्डम, इनसे डच पोत भी इस मार्ग पर चलते हैं। स्वेज नहर के बारे में अगर बात करें तो व्यापारिक परिवहन में जो व्यापारिक ट्रेड होता है, परिवहन होता है, इनमें स्वेज नहर काफी महत्वपूर्ण है, जो विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नौगम्य नहर है। यह भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ती है, याद रखिएगा। स्वेज नहर का निर्माण 1859 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड लेपेस के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था और 1869 में यह बनकर तैयार हुई। मिस्र की सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में कर दिया। स्वेज नहर 165 किलोमीटर लंबी, 60 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी है। इस नहर के उत्तरी छोर पर भूमध्य सागर तट पर पोर्ट सईद, दक्षिणी छोर पर जो है स्वेज पतन स्थित है। यह नगर अगर बात करें तो यह नगर जो है यह नगर दक्षिण में मोजला झील से होकर गुजरती है। इस नहर पर अनेक पोताश्रय, अल कांट्रा, अल फिरदान और इस्माइलिया आदि है। पुनः आगे स्वेज नहर ग्रेट ब्रिटेन और बीटर झील से होकर गुजरती है। लाल सागर के तट पर नहर के पश्चिमी भाग पर स्वेज पतन और पूर्वी भाग में तौफिक पतन स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। स्वेज नहर के निर्माण से यूरोपीय देश तथा दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश तथा पूर्वी एशियाई देशों के बीच दूरियां कम हो गई हैं। ठीक है, नजदीकियां बढ़ गई हैं, क्योंकि इसके निर्माण से पूर्व पोत को उत्मासा अंतरिप का चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। इस नहर के द्वारा जो है अगर बात करें तो लिवरपूल से मुंबई के बीच 8000 किलोमीटर की दूरी जो है कम हो गई है। इसी प्रकार लिवरपूल और याकोहामा के बीच 5400 किलोमीटर और लिवरपूल और सिडनी के बीच 2000 किलोमीटर की दूरियां जो है कम हुई हैं। पनामा नहर मार्ग के बारे में अगर बात करें तो इसका निर्माण 1914 में पनामा स्थल खंड को काट कर किया गया था। यह नहर अटलांटिक महासागर, कैरिबियन सागर, प्रशांत महासागर को जोड़ती है। प्रशांत तट पर पनामा तथा कैरिबियन तट पर कोलोन पतन अवस्थित है। प्रारंभ में इस नहर पर अमेरिका का अधिकार था, परंतु 2000 से इस पर पनामा का नियंत्रण हो गया। पनामा नहर और पनामा देश, आप जो है इस मैप को देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है आपका इस तरह से है। ठीक है, ये झील है, ये गाटूम है, ये कोलोन है, यहाँ पे ये अटलांटिक महासागर है। और इस तरह से आप मैप को एक बार लोकेट करके आगे बढ़िएगा। देखिए, ये जो है ये जहाजी नगर है। कौन? ये वाला। ये क्या है? ये जो लाइन है ये आपका रेल मार्ग है और ये नहरी क्षेत्र की सीमा है, ये वाला एरिया ये। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद अगर बात करें तो पनामा नहर 82 किलोमीटर लंबा, 16 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा है। पनामा नहर के 3 स्थानों पर झीलों का निर्माण किया गया है। अटलांटिक के सिरे पर गाटून झील, मध्य में पेड्रो झील और प्रशांत महासागर के सिरे पर माइरा फ्लोअर्स झील, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है, इस नहर को पार करने में जल पोतों को 7 से 8 घंटे का समय लगता है। पनामा नहर बनने के पूर्व प्रशांत महासागर की ओर जाने में अमेरिकी और यूरोपीय जलपोतों को केप हार्न होकर जाना पड़ता था। पनामा नहर के निर्माण से न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को के बीच 13,000 किलोमीटर, न्यू
आर्लियंस सैन फ्रांसिस्को के बीच 14,200 किलोमीटर, लिवरपूल सैन फ्रांसिस्को के बीच 9,100 किलोमीटर, न्यूयॉर्क वालपरीजो के बीच 600 किलोमीटर, न्यूयॉर्क सिडनी के बीच 6,400 किलोमीटर की दूरियां घट गई हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में पतन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।